शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमौला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊँगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव के बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। और अपने सतमोला कवियों की चौपाल के प्रिय श्रोताओं और दर्शकों के लिए मैं एक बहुत ही अपनी पुरानी कविता देना चाहता हूं। जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि जब सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम आज से 2 दशक पहले प्रारंभ हुआ था तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं ना मोबाइल की होती थी ना टेक्नोलॉजी की होती थी, लेकिन उस ज़माने से लेकर आज तक ये कार्यक्रम लगातार जारी है। और मैंने भी जब नया नया कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का युग आया था, तो मैंने उस समय एक कंप्यूटर की भाषा पर एक कविता कहने की कोशिश की थी। वो बहुत पहले मैं लिखा था मैंने उस पर, और वो उस समय के टेक्निकल उसमें शब्दों का प्रयोग है। हालांकि अब तो कई वर्जन बढ़ गए हैं, पर मैं जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जैसा प्रयोग प्रवीण जी ने किया, सतमोला कवियों की चौपाल चल रहा है और वैसा प्रयोग मैंने भी किया। आप तक पहुंचे कि मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार। मेल ने फीमेल को ईमेल से किया प्यार का इजहार, बोला यार मेरे दिल की हार्ड डिस्क के सी ड्राइव में प्यार के वायरस अपना तंबू तान चुके हैं और हम तो मन ही मन तुम्हें अपना मान चुके हैं, तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में। बहुत अच्छे। तो आओ और समा जाओ मेरे दिल के रिसाइकिल बिन में और छा जाओ इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ओ मेरी चाहत की फाइल, मैं तुम्हें कब से सर्च कर रहा हूं, ये बात अलग है कि अन्य फाइल्स पर भी रिसर्च कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे प्यार के इटैलिक फॉन्ट मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में, मेरी जिंदगी के फॉर्मेट में अपने प्यार का पैराग्राफ सेट कर ले इस तरह। प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है, प्रिंट लेने से पहले पेज में मार्जिन सेट होता है जिस तरह मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यूं तो मेरे जीवन में प्यार का कॉलम हाइड हो गया है, पर तुमसे मिलते ही मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो गया है। मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं, मन है कि आंखों की फ्लॉपी में कॉपी करके तुम्हें रीड करता रहूं और अपना संपूर्ण डाटा तुम में फीड करता रहूं। वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है, वैसे भी मन की स्क्रीन पर तुम्हारी पिक्चर पेस्ट हो गई है और दिमाग की विंडो में तुम्हारा की प्रीव्यू है। मैं नहीं जानता तुम्हारा मेरे प्रति क्या व्यू है, पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता। बहुत अच्छे, बहुत पर अब मैं तुम्हारे बिना लॉगिन होना नहीं चाहता और किसी अन्य साइट पर खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इससे पहले कि मेरे सपनों का कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, मुझे रीसेट कर दो और पासवर्ड वाले कॉलम में अपना नाम भर दो। सुनो, मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इनबॉक्स में रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ट्रैश बॉक्स में नहीं, इन बॉक्स में रहना चाहता हूं और कंपोज करता हुआ तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास यूं तो कई ऑप्शंस होंगे, पर तुम कभी भी मुझे साइन आउट मत करना और मेरा फोल्डर खोलने से पहले सेलेक्ट ऑल कर लेना। फिर कल्पना के पेंट ब्रश से जो चाहो रंग भर लेना और मेरे कैरेक्टर के स्पेलिंग जरूर चेक करना। बहुत अच्छे। और मेरे कैरेक्टर के स्पेलिंग जरूर चेक करना। फिर चाहे मुझे जैसा मर्जी एडिट करना, पर एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना और मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एडिट करते करते कहीं डिलीट मत कर देना और मेरी बची खुची सांसें कंप्लीट मत कर देना। सच कहूं तो तुम ही मेरी अटैचमेंट और तुम ही मेरी ब्राउज हो, तुम ही मेरी अटैचमेंट, तुम ही मेरी ब्राउज हो। चाहता हूं तुम्हारे हाथों में ही मेरी किस्मत का माउस हो और समय के प्रिंटर पर तुम प्रिंट होती रहो इस तरह। आसमां पर अपलोड हो गए हैं चांद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आसमां पर अपलोड हो गए हैं चांद तारे। जिस तरह मन है कि इस सदी में इंटरनेट की नदी में मुस्कुराहट की नैया खेता रहूं, हंसी बांटूं, खुशियां देता रहूं, इसी भावना के साथ मुझे महसूस करना। अब तो मैं भी सीख गया हूं कंप्यूटर यूज करना। अब तो मैं भी सीख गया हूं। बहुत अच्छे। अब मैं जिनको सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं,
वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध, देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति है, ऐसे किशोर अवस्था से, यानी कि आप बाल व्यास पीठ के आप उस पे पीठ पे रहे हैं, तब से आप भागवत कथा और राम कथा, शिव पुराण, इन सब कथाओं के माध्यम से आप सनातन की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं और आप अपनी कथाओं के माध्यम से अनेक सामाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेरा परिचय संबंध हुआ, वो ये हुआ कि आपने इतने बड़े प्रमुख संत होने के बावजूद भी आपने साहित्य परिषद संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को आपने बहुत अपना आशीर्वाद प्रदान किया, स्वयं आगे बढ़ कर के। आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे तुरंत संपर्क होता है कि प्रवीण जी मैं आपके शो पर आना चाहता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं। एक मंच कवि की बात नहीं कर रहा, मैं साहित्यिक कवि हैं। तो मैं ऐसे एक कवि मना आचार्य प्रवर बाल व्यास वेदांश महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना इसी प्रकार का कवित्व आज सतमोला कवियों की चौपाल को प्रदान करें। बाल व्यास वेदांश। आप सभी को जय श्री राम। अब ये जो मैं कविता अथवा गीत आप जो भी कह लें, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भावनाओं को समाज के समक्ष, लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और मैं उसी दृष्टि से ये विषय आपके समक्ष सुना रहा हूँ। इस कविता का सार यही है कि हम अपने जीवन को सार्थक करें, दूसरों के लिए जीना सीखें। अरे काल कलेबा बन जाओगे, मन में करो विचार। काल कलेबा बन जाओगे, मन में करो विचार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार। प्यारे हो जाओ भव पार, प्यारे हो जाओ भव पार। काल कलेबा बन जाओगे, मन में करो विचार। काल कलेबा बन जाओगे, मन में करो विचार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिले मनुज तन नहीं दोबारा। मिला तो इसे सवार, प्यारे मिला तो इसे सवार। प्यारे हो जाओ भव पार, प्यारे हो जाओ भव पार। उदर भरण जीने का कारण, उदर भरण जीने का कारण। पशु समान यह रीति, प्यारे पशु समान यह रीति। देह देह का स्नेह जुड़ा तो कहने लगे हम प्रीति, कहने लगे हम प्रीति। त्याग वासना कर उपासना, त्याग वासना कर उपासना। सकल जगत आधार राम मेरे, सकल जगत आधार। त्याग वासना कर उपासना, सकल जगत आधार राम मेरे, सकल जगत आधार। प्यारे भजले होवे पार, प्यारे भजले होवे पार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार। प्यारे हो जाए भव पार। तन मन धन कछु साथ न जाए, तन मन धन कछु साथ न जाए। अद्भुत यमपुर नगरी प्यारे, अद्भुत यमपुर नगरी। पुण्य पाप से भरी हुई है, पुण्य पाप से भरी हुई है। रखी माथ पर गगरी प्यारे, रखी माथ पर गगरी। राम छोड़ जो काम पुजारी, राम छोड़ जो
राम छोड़ जो काम पुजारी, वो नर निरागवार प्यारे, वो नर निरागवार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार प्यारे, मिला तो इसे सवार प्यारे, हो जा भव से पार प्यारे, हो जा भव से पार। भेद भाव का कोढ़ भयंकर, भेद भाव का कोढ़ भयंकर, देश धर्म को हानि, जिससे देश धर्म को हानि। भेद भाव का कोढ़ भयंकर, देश धर्म को हानि, जिससे देश धर्म को हानि। बटे बटाए मिट जाते हैं, बटे बटाए मिट जाते हैं, समझ जाओ अभिमानी प्यारे, समझ जाओ अभिमानी। बटे बटाए मिट जाते हैं, समझ जाओ अभिमानी प्यारे, समझ जाओ अभिमानी। नर नर में नारायण देखो, नर नर में नारायण देखो, यही वेद का सार प्यारे, सब ग्रंथों का सार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार प्यारे, हो जा भव से पार प्यारे, हो जा भव से पार। व्यक्ति मरे व्यक्तित्व न मरता, व्यक्ति मरे व्यक्तित्व न मरता, अविचल कर्म की काया। गीता में कहा गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो ये वाला जो भाव है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इसकी प्रेरणा आदरणीय आप ही हैं डॉक्टर प्रवीण आर्य। इस जो भाव की प्रेरणा, व्यक्ति मरे व्यक्तित्व न मरता, अविचल कर्म की काया, अविचल कर्म की काया प्यारे। व्यक्ति मरे व्यक्तित्व न मरता, अविचल कर्म की काया प्यारे, अविचल कर्म की काया। दिल धड़के आंखें भी देखें, दिल धड़के मरने के बाद दिल, हाँ दिल धड़के आंखें भी देखें, दिल धड़के आंखें भी देखें, अद्भुत प्रभु की माया प्यारे, अद्भुत प्रभु की माया। देह दान कर मरते मरते, देह दान कर मरते मरते, कर ले पर उपकार प्यारे, कर ले पर उपकार। देह दान कर मरते मरते, देह दान कर मरते मरते, कर ले पर उपकार प्यारे, कर ले पर उपकार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार प्यारे, मिला तो इसे सवार प्यारे, हो जा भव से पार प्यारे, हो जा भव से पार। काल कलेवा बन जाओगे, काल कलेवा बन जाओगे, मन में करो विचार प्यारे, मन में करो विचार। मिले मनुज तन नहीं दोबारा, मिला तो इसे सवार प्यारे, मिला तो इसे सवार प्यारे, मिला तो इसे सवार। पुनः आप सभी को सादर जय श्री राम। बहुत अच्छे। अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में मंजू लता जी आ रही हैं। आइए स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करते हुए साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ, जो मुझे मेरी रचनाओं को पढ़ने के लिए आमंत्रित किए, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुआ जब मुझे ये लगा कि यहाँ बुलाया गया मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं अपनी रचनाओं को मुक्तक के माध्यम से मैं शुरू करती हूँ।
रोशन कर लूं घर आंगन में, रोशन कर लूं घर आंगन में, बुझते दीप जला लूं मैं, तमके फैले अंधियारे में, प्रेम के दीप जगा लूं मैं, रोशन कर लूं घर आंगन में। दूर क्षितिज से उड़ते बादल, दूर क्षितिज से उड़ते बादल, लाख बुझाए दिए हमारे, दूर क्षितिज से उड़ते बादल, लाख बुझाए दिए हमारे, वीणा के तार सा झंकृत मन, प्रेम से राग मिला लूं मैं, रोशन कर लूं घर आंगन में। एक दूसरा मुक्तक मैं सुना रही हूँ। सोच कर एक तरन्नुम बनाओ सही, सोच कर एक तरन्नुम बनाओ सही, एक गजल प्यार की गुनगुनाओ सही, एक गजल प्यार की गुनगुनाओ सही, सुर व साजों ने छेड़े नए राग जो, सुर व साजों ने छेड़े नए राग जो, धड़कनों में बसे मुस्कुराओ सही, धड़कनों में बसे मुस्कुराओ सही। वसंत स्वागत में एक रचना है मेरी जी, गीत के माध्यम से मैं सुना रही हूँ आप लोगों के समक्ष। स्वागत है। नव प्रभात की धानी चूनर, अवनी ओढ़ मन इतरा गया, नव प्रभात की धानी चूनर, अवनी ओढ़ मन इतरा गया, रंग बसंती देख छवि मन क्यों मेरा हर्षा गया, टेसु प्रसून महक उठे भंवरे का दिल बहका गया, बांटती है प्रेम रस मधुकर का मन बौरा गया, बांटती है प्रेम रस मधुकर का मन बौरा गया, कोपले नव फूटती शोभित धरा बन बाग के सब, कोपले नव फूटती शोभित धरा बन बाग के सब, ओढ़ कर धानी चुनर गोरी का मन शर्मा गया, ओढ़ कर धानी चुनर गोरी का मन शर्मा गया, कूकती कोयल मल्हार, कूकती कोयल मल्हार, सुर बसंती पवन के अब, कूकती कोयल मल्हार, सुर बसंती पवन के अब, मिल बहारे गीत गाए, मिल बहारे गीत गाए, पीले सरसों का मन इठला गया, इंद्रधनुषी रंग बिखरा, चंपा चमेली गुलाब पे अब, इंद्रधनुषी रंग बिखरा, चंपा चमेली गुलाब पे अब, फूल के सर के खिले कचनार मादक छा गया, फूल के सर के खिले कचनार मादक छा गया, सुगंध सुरीली बयार चलकर गंध मादक फैलती, टहनियाँ गुल मोहरों की लाल फूलों सजी मन भा गया, रात रानी भी खिली फागुन में रंग बिखेर कर अब, बाट जो है मन बसंती फाग क्यों नहला गया, बाट जो है मन बसंती फाग क्यों नहला गया, कर लूँ स्वागत मैं बसंत का, कर लूँ स्वागत मैं बसंत का, ऋतु सुहानी सी लगे, पूछती नव कोपले फिर लौट फागुन आ गया,
पूछती नव कोपले, फिर लौट फागुन आ गया। आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए, हर्ष व्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र निर्माता, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी सतीश पांडे जी। सतीश पांडे जी बहुत ही एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं। हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना, 2016 से भी पुराना हमारा साथ है। एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेट्रो के जनजीवन पर आपने बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रो पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलाया जा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही, अभी 29 मार्च को आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बंगाल 1947। बंगाल 1947 देवेंद्र नाथ मंडल जी जो बंगाल के थे, बाद में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने, लेकिन उनका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ, वो फिर वापस भारत में आ गए। लेकिन उनके एक छोटी छोटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया। एक सीधे उस रक्त रंजित एक दृश्य को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसमें मोहन नाम का कैरेक्टर है, किस प्रकार से वो गांव में छोटे छोटे, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो एक जिसको बोलते हैं ना जो ढोक डकौत जिसको बोलते हैं ना, जो डोम जाति के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से उनको पढ़ाना, ये करना। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस फिल्म में जिस प्रकार से न्यू कमर्स को आपने मौका दिया, आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया और एक सफल फिल्म बन पड़ी, इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सतीश पांडे जी का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो सतीश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं प्रारंभ आपका हम लोग से हुआ, तो हम लोग से आप कैसे जुड़े, आपका हम लोग में आपकी क्या भूमिका थी? सतीश पांडे जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतने पॉपुलर शो सतमोला कवियों के उस पर आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, बचपन से नागपुर में रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो स्कूलिंग यहाँ पे की, लेकिन बचपन से ही मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का इतना शौक था कि स्कूल में, कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब में मैं हमेशा जुड़ा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना दूं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ की आपकी लाइकिंग होती है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस तरह से मैंने जब ग्रेजुएशन करके मैं चाह रहा था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैंने परीक्षा दी, इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया और उसके बाद चाहता था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं, लेकिन पिताजी, हमारे माताजी ने कहा कि नहीं भाई, आप बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है, आप दिल्ली आके ही कुछ करो। तो दिल्ली आके मैंने शुरुआत की। उतने में ही कि दूरदर्शन पे एक हम लोग ने दूरदर्शन पे एज ए कैमरामैन की नौकरी मैंने ली और 3 साल नौकरी करने के बाद उसको टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी, एशिया का वक्त था, तो मुझे फिर भेजा गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो वो वीडियो की ट्रेनिंग थी। वो करने के बाद जब वापस आया तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसी ने कहा कि आपको पी कुमार वासुदेव जी बुला रहे, जो हम लोग के डायरेक्टर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो एक ऐसे उसकी खोज थी कि कोई मिले। उनका
कैमरामैन या डीओपी जो होता था वो बॉम्बे से आता था, तो उसके लिए उनको कभी फ्लाइट लेट होगी और यहाँ पे तो शोज़ होने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर शुरुआत की, तो करीब 156 एपिसोड होते थे, उसमें से करीब 150 एपिसोड मैंने लगातार करीब 1.5 साल 2 साल ये हम लोग का पूरा छायांकन एज अ चीफ कैमरामैन डीओपी मैंने किया, और बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे उसके किस्से हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा एक सीरियल था जो एक परिवार की तरह सब बिल्कुल हर परिवार में, मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे लिए इंतजार करते थे कि भाई ये बता दो कल क्या होने वाला दादी की डेथ होगी, ये तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक रास्ते खाली होते थे जब हम लोग आता था, तो उससे बड़ा एक वो मिला। और हम लोग करने के बाद मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी। सतीश जी, मुझे ध्यान आता है हम लोग का, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सॉप ओपेरा शुरू हुआ था उस समय मैं खुद गांधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत विशारद का मेरा 2nd ईयर था। उस समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सॉन्ग होता था ना, उसके लिए उनको लिए कंपलसरी था कि वो करना। तो वो गांधर्व विद्यालय में चाहे वो सीमा भार्गव हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, हाँ, ये सब सारे लोग आते थे। तो उनसे मेरा भी परिचय हुआ। फिर बाद में फिर में हमारे साथ अजीज कुरैशी वगैरह सारे इंस्पेक्टर खान वगैरह बनते थे, सब मिलना जुलना हुआ। और वो एक बहुत, मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा है। बिल्कुल माइलस्टोन रहा है, और लाइफ का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब वो परिवार ऐसा बन गया था। पूरे करीब हम 40 लोग थे, जो एक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, तो ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है। और हर मतलब शाम को 4 बजे हम मंडी हाउस से चलते थे, उस वक्त मेटाडोर चलती थी, मेटाडोर से लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का स्टूडियो होता था उन दिनों गुड़गांव में। काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता था, योग के लिए वो स्टूडियो नहीं था, लेकिन उस वक्त हम उसको यूज़ करते थे, बहुत बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, हम लोग की शूट वहाँ पे होती। अच्छा। और ये आज जानकारी अलग मिली आज। तो 7 बजे शूट शुरू होता था, रात के 12-1 बजे 2 बजे तक अलग अलग किस्से, मतलब सीन्स जितने भी होते थे वो शूट कर। पहले ये शो जो था वीक में एक बार ही बनता था, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दूरदर्शन ने कहा, इसको सरकार ने कहा कि इसको हफ्ते में 3 बारी कीजिए। और उसमें बहुत सारे, आप अगर देखें तो इतना पॉपुलर हो गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत सारी सोशल मैसेजेस दिए कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे उलझो, क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त एक संयुक्त परिवार। सतीश जी, ये तो मैं वाकई में कहते हैं। इसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा? जैसे ही हम लोग शूट किया तो मेरे पास बहुत सारा काम था, मतलब 30 दिनों में 60 दिनों का काम था, इतना काम था। तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, और फिर काफ़ी काम किया मैंने 1-2 साल। लेकिन उसके बाद एक ऑफ़र और मिला, मास कम्युनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और उसके द्वारा मुझे एज अ लेक्चरर और सिनेमेटोग्राफी का वो दिया गया पद। तो वहाँ मैंने करीब 5-6 साल काम किया और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? अच्छा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जब छोड़ा मैंने, तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी शुरू हुई, और उसके बाद मैंने काफ़ी यूनिसेफ और WHO के लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। कुछ लोग तो मुझे कहते थे जच्चा बच्चा फिल्म मेकर अब क्योंकि इतनी सारी बच्चों के ऊपर और इतनी सारे मैं डॉक्यूमेंट्री। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यूनिसेफ के लिए अर्बन पावर्टी के ऊपर, तो वो जिनेवा में दिखाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने आके मुझे यूनिसेफ के थ्रू बुलाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत काम किया हुआ और बहुत डिटेल में काम किया हुआ है आपने, तो क्यों ना आपको मैं एक मौका देता हूँ कि हमारी दिल्ली को एक मेट्रो की ज़रूरत है, तो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे पता चले कि दिल्ली को मेट्रो की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या लाभ होंगे, और इससे हम फंड रेजिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक से या किसी और जायका से हम पैसा लेने। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी का जो एक तरह से स्टार्टअप है ना, वो आपसे शुरुआत है माना जा सकता है, क्योंकि आज मेट्रो एक दिल्ली की नहीं पूरा इंडिया की लाइफलाइन बन चुकी है। जी। तो उसके बाद जब फिल्म बनाई तो काफ़ी 1 साल लग गया फिल्म बनाने के बाद। तो जब ये फिल्म को दिखाया गया, सब काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। तो एक दिन जब फिल्म ख़त्म होने के बाद सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आए आप, मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो गई, अब क्या करें, आप आइए तो सही। तो फिर मुझे बुलाया गया, तो मुझे उन्होंने मेट्रो मैन श्रीधरन से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि, उन्होंने सिर्फ इतना ही अंग्रेज़ी में कहा उस वक्त कि दिस बॉय हैज़ वर्क वेरी हार्ड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हिम।
तो उसके बाद श्रीधरन साहब के साथ कम से कम मैंने 15 या 20 साल जब तक वो रहे, और अब भी मेट्रो का काफ़ी काम करता हूँ, तो अब मैं मेट्रो मैन फिल्म मेकर हो गया हूँ। और मुझे इसके लिए मतलब 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में मुझे एक फेज़ 1 का नेशनल अवार्ड था, उसको मिला, और अभी हाल ही में फेज़ 3 के ऊपर प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला, और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ नाम बोल ली दिल्ली मेट्रो, बल्कि लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सब जगह के मेट्रो के लिए फिल्में बनाता हूँ। अभी जो दिल्ली मेरठ बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, इस सब के मैं वो करता हूँ, तो एक तरह से मज़ेदार था। लेकिन एक हो क्या रहा था कि ये मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन कोविड का टाइम था, तो कोविड टाइम में हम खाली थे, काफ़ी खाली थे। तो मेरे बेटा जो था वो हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में वो संभालता था, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उनके दोस्त थे एक आकाश आदित्य लामा, तो उनका कोई प्ले एडिट करना था। तब खाली बैठे, हमने कहा चलो आकाश जी आप आ जाइए, हम प्ले एडिट करते, कुछ तो टाइम पास हो ना। तो वो प्ले देखा, तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाते हैं। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी, और हमने कहा नहीं, बंगाल 1947, तो बंगाल 1947 की शुरुआत हुई। तो ये इसका पहला टाइटल ये एक प्ले था जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो ये कहानी ऐसी, एक्चुअली इसका जो एक तरह से जो थिएट्रिकल जो नाम था वो शबरी का मोहन। ओके। उसको हमने चेंज किया क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो जरूरत होती है। एक ये प्रेम कथा तो है, लेकिन साथ राष्ट्रभक्ति की भी एक भावना इसमें है। प्रेम कथा है और राष्ट्रभक्ति भी है इसके अंदर। तो ये 1947 की कहानी है, जिसमें कि एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहाँ पे एक लव स्टोरी थी, और एक ऊंची जात वाले लड़के और मोहन, और एक नीची डोम की बेटी शबरी, उसकी कहानी थी। तो इसके द्वारा हमने काफ़ी सोशल मैसेजेस डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं है जो आपको कमर्शियल फिल्म है जो पैसे कमाने के लिए हमने बनाई है, पर इसको हमने बनाया काफ़ी सोशल। बहुत बड़ा हाईली रिस्क लिया आपने। मैं पूरी फिल्म आपने स्पेशल कुछ हटके कर, जिंदगी में कुछ हटके करने की हमेशा आदत रही है मुझे। तो हो सकता है मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं हटके कुछ काम नहीं सफल तो कह रहा है सतीश जी। आपकी वो फिल्म बहुत कुछ कहती है जी। तो उसमें हमने दिखाया है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी जो हमको लगा कि उसमें 2 सुंदर गाने अभिषेक ने जो है अभिषेक रे, जिन्होंने गुलजार की एल्बम बनाई, बहुत शानदार, बड़ा कर्णप्रिय। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूँ, और बड़े बड़े फिल्मों की करती है। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तुझे ये करना है। उन्होंने कहा मैं सतीश जी आपके लिए करता हूँ। तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया, और बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। अभी देखते हैं इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है भगवान के द्वार ही तो सफल रहेंगे। नहीं, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है कि आकाश आदित्य जी का डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रीनिंग आपके देखी, इसमें फिल्म को देखा, तो इसमें जो वाकई में जो प्लेबैक सिंगर जो आपने लिए वो भी बड़ा शानदार, गाने के जो बोल हैं बड़ा वो भी शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना मोहन, वो जिस ढंग से तो वो भी बच्चा बिल्कुल नया लिया आपने, अंकुर अरमाम को, और बच्चों से तो मैं नहीं मिला, अंकुर से मैं खुद मिला। ये आपने इन बच्चों को चयन कैसे करा? सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ आकाश जी की रिसर्च, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए, और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। उन्होंने कई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, कई सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट में डाला गया। जहाँ तक ये था कि अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 1947 एक पीरियड फिल्म है, अब इस पीरियड को 1947 को कैसे दिखाया जाए। हम बंगाल गए, हम काफ़ी जगह गए, तो हमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा के पास ऐसी एक जगह मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ, तो काफ़ी बंगाली लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गए थे। तो वो अभी तक उनके पुराने घर हैं, अभी तक वहीं रहते हैं, तो हमने उसी लोकेशन को चूज़ किया। अब जहाँ तक कास्टिंग की बात है, हमने मोहन जो इसका कैरेक्टर लिया है अंकुर, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो उस टेस्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक हीरोइन को भी मतलब नायिका के लिए रोल के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो 1-2 दिन शूटिंग करने के बाद उसका वो फिट नहीं लगी, तो एक लोकल
बंदी वहाँ से राजनांदगांव से थी, बहुत अच्छी सुरभि करके एक बच्ची थी, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर में हमने लिए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसी ये फिल्म की उसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मतलब ये बहुत ही कम होता है कि बहुत अच्छा कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह में एडमिशन मिल जाना। इस फिल्म की वजह से उसको एडमिशन भी मिला। और बाकी नायक जो आपने देखा होगा खसरा में, लगान में थे, वो थे, मानिक शाह थे, तो वो अच्छे रोल किए लोगों ने और अपने दिल से काम किया और पूरी मेहनत से, शिद्दत से हमने 30 दिन की पूरी शूटिंग की है। करीब 80 लोगों की टीम थी हमारी, तो सबका आना जाना, खाना पीना, रहना। नहीं, मैं जो आपने कुछ जगह स्पेशल स्क्रीनिंग की, मुझे उस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ये तो मानते हैं कि ट्रेंड बन गया। ट्रेंड इसलिए बना है कि सरकार की ऐसी फिल्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टि। पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और ये आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच्छा एक उर्वरा ज़मीन बन चुकी, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल, कि अब ऐसी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ी है, लोग देखना भी चाहते हैं ऐसी फिल्मों को। जी, मैं आपको क्योंकि मैं और प्रवीण जी करीब ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, सबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मैं कई उनकी समितियों में, जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है। जैसे प्रवीण ने कहा कि भाई दिन में 4-4, 5-5 फिल्में देखने पड़ते हैं, किसी भी कंट्री में भाषा भी समझ में नहीं आए फिर भी सबटाइटल से, और वो फिल्में देख के काफ़ी आपको एक तरह से एनर्जी आ जाती है। तो ये एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत्ति थी और हुआ। और आप हमारे शो पे आए सतीश जी, आपको कैसा लगा? ये नए बच्चों को आपने सम्मानित किया, कोई पूरे भारत से, देश भर से लोग आते हैं, और इस टीवी शो का जो एक पैटर्न ये है कि हमने उस, जैसे आपकी यात्रा है वही यात्रा लगभग उस जैसी अपनी है कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे तो हमने इसको शो को शुरू किया, और उस समय मोबाइल युग नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हुआ करती थी। कॉल भी मेरे ख्याल से 32 रुपये आउट गोइंग और 16 रुपये इनकमिंग होती थी। उस युग में हमने ये शो शुरू किया था, और आज हमारा 15,000 से ऊपर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रवीण जी की, ये जो अपना सतमोला कवियों का सम्मेलन है, ये आज 2 दशक से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारावाहिक जो है एक आध साल के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपकी हिम्मत है जो आपने कंटिन्यू किया 20 साल से, पूरे टीम की। देखो, कोई भी काम टीम के बगैर नहीं होता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं, एकला चालो नहीं चलता यहाँ पे। फिल्म मेकिंग में या पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, और आपने ये बहुत अच्छा किया कि करीब 20 सालों से और 15,000 कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप यंग लोगों को वो चीज़ें सुनाते हो, दिखाते हो जो खुद उनकी कलम चलती है और लिखना शुरू करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, और इस काम को जारी रखिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो लगन है जो आप ये कर सकते हैं। हार्दिक आभार। एक्चुअली क्या है सतीश भाई कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी भी विनम्रता है कि आप एक इतने छोटे से शो पर हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, इनक्रीज करने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ
आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। हम कविता क्यों सुनते हैं या क्यों लिखते हैं? कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जब हम पीड़ाओं से घिरे हुए होते हैं या शोक में होते हैं, तब कविता हमारे मन को और स्वयं हमको बल प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। ऐसे पावन कविता के पथ पर चलने वाला हर व्यक्ति अपने आप में संस्कृति, संस्कार और शब्दों से भरपूर होता है, या कहूं कि वह अपने आप में एक चलता फिरता बाग होता है, खुशियों का संसार होता है। तो आइए ऐसे ही एक कवि जो छत्तीसगढ़ के विद्युत विभाग से हमारे बीच में आए हुए हैं, नाम है गुलजार सिंह यादव जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। जी धन्यवाद। सतमोला के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। जी, सर्वप्रथम मैं विक्रम संवत 2081 की शुभकामनाएं देती है कुछ पंक्तियां। जी स्वागत है। जी सुनाता हूँ। 9 वर्ष आया मन हर्षाया, 9 वर्ष आया मन हर्षाया, चारों दिश में लाली है, चारों दिश में लाली है। हिंदुओं का 9 वर्ष हमारा, हिंदुओं का 9 वर्ष हमारा, झूम रही हर डाली है, झूम रही हर डाली है। 9 वर्ष आया मन हर्षाया, चारों दिश में लाली है, चारों दिश में लाली है। गुल गुलशन गुलजार हैं देखो, लग रहे हैं मतवाला, गुल गुलशन गुलजार हैं देखो, लग रहे हैं मतवाला। जैसे मीरा ने पी ली हो प्रेम का कोई प्याला, जैसे मीरा ने पी ली हो प्रेम का कोई प्याला। खुशियाँ बरसे, खुशियाँ बरसे घर घर देखो, खुशियाँ बरसे घर घर देखो, झूम रही हर डाली है, झूम रही हर डाली है। 9 वर्ष आया खुशियाँ लाया, चारों दिश में लाली है, चारों दिश में लाली है। और मैं कुछ पंक्तियाँ वीर शहीदों के शान में समर्पित है। जी स्वागत है। दुश्मनों की छलनी करने, दुश्मनों की छलनी करने, हो जाते कुर्बान हैं। हिम्मत से हटा ले कोई हमें, हिम्मत से हटा ले कोई हमें, यह काम नहीं आसान है। शांति का गुलजार ही नहीं, शांति का गुलजार ही नहीं। जंग का हम तूफान हैं, जंग का हम तूफान हैं। दुश्मनों की छलनी करने, हो जाते कुर्बान हैं। और कुछ कवित सादर समर्पित है। जी जी स्वागत है आप। जी। भारती के लाल सब भारत से प्यार करें,
भारती के लाल सब भारत से प्यार करे, नहीं प्यार हो सके तो देश छोड़ जाइए, नहीं प्यार हो सके तो देश छोड़ जाइए। देश के लिए जिए जो देश के लिए मरे जो, देश के लिए जिए जो देश के लिए मरे जो। भगत आज़ाद जैसा भेष छोड़ जाइए, भगत आज़ाद जैसा भेष छोड़ जाइए। झूम झूम कर वीर फांसी को जो चूम लिए, झूम झूम कर वीर फांसी को जो चूम लिए। खुदीराम बोस सा वो वेश छोड़ जाइए, खुदीराम बोस सा वो वेश छोड़ जाइए। देश के लिए मिटे जो देश के लिए मरे जो, देश के लिए मिटे जो देश के लिए मरे जो। नेताजी सुभाष सा अवशेष छोड़ जाइए, नेताजी सुभाष सा अवशेष छोड़ जाइए। भारती के लाल सब भारत से प्यार करें, नहीं प्यार हो सके तो देश छोड़ जाइए। और है वोट पाने खातिर जो गंदी राजनीति करे, वोट पाने खातिर जो गंदी राजनीति करे। ऐसे नेताओं को तो विदेश छोड़ जाइए, ऐसे नेताओं को तो विदेश छोड़ जाइए। और आज़ादी पाने खातिर खून सभी के बहे हैं, आज़ादी पाने खातिर खून सभी के बहे हैं। वंदे मातरम जय हिंद बोल बोल जाइए, वंदे मातरम जय हिंद बोल बोल जाइए। और अंतिम है वीर सैनिकों की शान में है, समर्पित है जी। माँ भारती की आन में शहीद जो होते वीर, माँ भारती की आन में शहीद जो होते वीर। ऐसे जवानों को मेरा नमन सलाम है, ऐसे जवानों को मेरा नमन सलाम है। गर्व उन वीरों पे है जिसने दिए कुर्बानी, गर्व उन वीरों पे है जिसने दिए कुर्बानी। भारत माता के उस लाल को सलाम है, भारत माता के उस लाल को सलाम है। धन्य है यो माँ का कोख वीर जिसने जन्म में है, धन्य है यो माँ का कोख वीर जिसने जन्म में है। गला ममता का घोंट देश के पैगाम है, गला ममता का घोंट देश के पैगाम है। इस माटी की शान में होते वीर जो कुर्बान, इस माटी की आन में होते वीर जो कुर्बान। ऐसे शहीदों को मेरा नमन सलाम है, ऐसे शहीदों को मेरा नमन सलाम है जी। बहुत ही शानदार पंक्तियां और कविताएं आपने पढ़ी। जब शहीदों को सलाम किया, आपने कहा कि हर वर्ग के लोगों ने, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का इस शहादत के लिए खून बहा है, वाकई में बहा है। और ये प्यार हमें जो अभी छत्तीसगढ़ से मिला हुआ था वह एक बार फिर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे बीच में पुनः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से पधार रहे हैं एनटीपीसी के विभाग में कार्यरत श्री मणिशंकर दुबे जी। आइए आमंत्रित करते हैं उनका जोरदार तालियों से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। कवियों और श्रोताओं, आज के इस कवि चौपाल सतमोला की महफिल में जो कि नोएडा में आयोजित है, आप सभी का मैं हार्दिक अर्चन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूजन करता हूं क्रमशः। लीजिए पेश है मेरी घनाक्षरी छंद। आने बाने शान रखो, आने बाने शान रखो, वीरता का मान रखो, आने बाने शान रखो, वीरता का मान रखो। देश हित खातिर में राष्ट्र अभिमान रखो, आने बाने शान रखो, वीरता का मान रखो। देश हित खातिर में राष्ट्र अभिमान रखो। और जीवन एक जंग है, हौसले समान रखो, जीवन एक जंग है, हौसले समान रखो। और हारे रखो, जीत रखो, दिल में है प्रीत रखो। अब मंजिल मिल जाएगी, अब मंजिल मिल जाएगी, मन में संकल्प रखो। नेक की राह पकड़, जीत की नींव रखो। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन महान रखो। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, जीवन महान रखो। और दया दान सत्य सोच,
मोक्ष आसान रखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन महान रखो, दया दान सत्य सोच मोक्ष आसान रखो। अब मैं दोलन की शायरी पेश करना चाहूँगा आपके समक्ष कि मेरे अरमानों की कीमत समझना, मेरे अरमानों की कीमत समझना, तुम्हें जब जब पुकारूं तब तब मिलना, और आस टूट ना जाए कहीं चाहत की, आस टूट ना जाए कहीं चाहत की, इसलिए मुझसे गम के अंधियारों में मिलना, इसलिए मुझसे गम के अंधियारों में मिलना। और दूसरी पंक्ति है कि जिंदगी की याद बीती हुई जाती है, जिंदगी की याद बीती हुई जाती है, और छोड़ चुके राहें बिछोड़ने पर याद आती है, और सफर सुनहरे पलों की भुलाने से भूली नहीं जाती है, और रह रह कर सूनी गलियों में तेरी तन्हाई तड़पाती है, रह रह कर सूनी गलियों में तेरी तन्हाई तड़पाती है। अब मैं अपनी वीर रस की कविता पेश करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हरियाली और क्रांति। आपका प्यार चाहूंगा। जी स्वागत है। कि मैं प्रचंड तूफानी झोंका उठाना चाहता हूं, मैं प्रचंड तूफानी झोंका उठाना चाहता हूं, और धरती पे आसमां लाना चाहता हूं, और हरियाली अमन खुशियों का जहां इस धरा पर फसल सा उपजाना चाहता हूं। मैं प्रचंड तूफानी झोंका उठाना चाहता हूं, धरती पर आसमां लाना चाहता हूं। हो गए फरियादें घोषणाएं बहुत, हो गए फरियादें घोषणाएं बहुत, बदलाव फिर भी नहीं, इसीलिए हर दिल में अंगार भरना चाहता हूं। मैं क्रांति का सैलाब, जोश और दमखम का दरिया रग रग में बहाना चाहता हूं। मैं प्रचंड तूफानी झोंका उठाना चाहता हूं, धरती पे आसमां लाना चाहता हूं। सोच से ऊपर उठे नहीं, सोच से ऊपर उठे नहीं, इसीलिए है गिरे हुए आदर्श अस्तित्व, अंतर मन की पीड़ा को है सदियों से दामन में दबाए बैठे। वीरता बलिदान की भावना को जन जन में पिरोना चाहता हूं, वीरता बलिदान की भावना को जन जन में पिरोना चाहता हूं, और आए इंकलाब ऐसे इरादे रग रग में बहाना चाहता हूं, आए इंकलाब ऐसे इरादे रग रग में बहाना चाहता हूं। और अंतिम पंक्ति है कि नई पीढ़ी ला सकती है रोशनी की जगमगाहट, नई पीढ़ी ला सकती है रोशनी की जगमगाहट, इसके लिए मैं वक्त से कदम मिलाना चाहता हूं, और जो पालेंगे ठान के रहेंगे ऐसा ही कर्तव्य निभाना चाहता हूं, और गौरव उन्नति और शांति का झंडा वतन पर फहराना चाहता हूं। मैं प्रचंड तूफानी झोंका उठाना चाहता हूं, धरती पे आसमां लाना चाहता हूं। बहुत ही शानदार आपने कविताएं पढ़ी, और आपने जो एक संकल्प लिया कि मैं प्रचंड तूफानी, तो ये कहीं ना कहीं उस कवि हृदय की आवाज़ है जो बदलाव लाना चाहता है, उस कवि हृदय की आवाज़ है जो अत्याचारों को मिटाना चाहता है, उस कवि हृदय की आवाज़ है जो नौनिहालों को नया भारत देना चाहता है। और बात हुई नए भारत की, तो नए भारत से नया कवि आइए लेकर के आते हैं संत कबीर नगर से पधारे हुए अपने बीच में अविनाश पांडे जी को, कि वो आए और अपनी कविता के माध्यम से इस काव्य पाठ को आगे कीजिए। नमस्कार। साधना टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को कि आप सभी साधना टीवी का इतना सहयोग, और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक बंधु। मैं संत कबीर नगर से आता हूँ, खलीलाबाद उपनाम है, और वहीं से पंक्ति शुरू करता हूँ कि सोचा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, कि सोचा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, पर तेरे इश्क में आबाद हो जाएंगे। प्यार किया है कोई चोरी नहीं, कि प्यार किया है कोई चोरी नहीं, हम तेरे शहर में आकर खलीलाबाद हो जाएंगे, हम नोएडा में आकर खलीलाबाद। बहुत सुंदर। और पंक्तियाँ शुरू करता हूँ। राम सबके आस्था के प्रतीक हैं, राम से ही शुरू करते हैं। आज के समय में 14 वर्षों तक खड़ाऊ राज किया, 14 वर्षों तक खड़ाऊ ने राज किया, ना भरत ने राज किया ना राम ने राज किया। सुनिएगा, वहीं से उठाता हूँ कि आज के
प्रकृति में हो क्या रहा है, भाई भाई में क्या हो रहा है कि राम पर एक रचना को मैंने किया, आज घर घर जलाया है मैंने दिया, पेट पैसा व रिश्ता मुझको खाली मिला, सबके घर में मुझे एक बाली मिला, सबके घर में मुझे एक बाली मिला, कि राम पर जो लिखा क्या बुरा क्या भला, मुझको भी ना पता मुझ में क्या है कला, होड़ कैसी लगी है इसको देखें जरा, आदमी ही लगा काटने अब गला, आदमी ही लगा काटने अब गला। जैसा कि मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ और श्रृंगार ही पढ़ता हूँ। पढ़ो पढ़ो। यहाँ एक भूमिका देना चाहूँगा कि अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि लड़की की शादी हो जाती है, लड़की चली जाती है, पर एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था तो लड़का, इस बार ऐसा हो रहा है कि भूमिका बदल रहा हूँ मैं, कि लड़के की शादी हो रही है और लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है कि कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा, कि कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा, जो वादा किया था वही मैं चुनूँगा, कि कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा। मोहब्बत के दिन थे, मोहब्बत की रात, मोहब्बत के पल थे, मोहब्बत की बात, तू कहती थी जो मैं वही अब करूँगा, पर कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। प्रेमिकाएं अक्सर कहती हैं कि झूठ बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, तेरे भी बगैर अब तक टूटा नहीं हूँ। तू सखियों से कहती है रूठ गया है वो, तू सखियों से कहती है रूठ गया है वो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रूठा नहीं हूँ, तेरे ही सफ़र में मुसाफिर मिलूँगा, पर कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा, पर कल से सफ़र में तुझे ना मिलूँगा। और एक छोटा सा मुक्तक पेश करूँगा आप सभी दर्शकों के बीच। स्वागत है। कि प्रियसी तुम वर्णन की कथा हो, प्रियसी तुम वर्णन की कथा हो, मंत्र मुग्ध कर देने की व्यथा हो, सादा अच्छी हो ज़्यादा अच्छी हो, एक बात बताता हूँ मैं तुमको, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, मुझसे ज़्यादा अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिल्प देखिएगा कि अधरों पर थोड़ी सी लाली, अधरों पर थोड़ी सी लाली, आंखें जिनकी पूरी काली, माथे पर जो तिल है तेरे यही समझना दिल है मेरे, और प्यार मोहब्बत के खातिर क्या अब भी छोटी बच्ची हो, एक बात बताता हूँ मैं तुमको, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तेरे खातिर रोया हूँ, भूमिका सुनना, मुक्तक सुनना। तेरी यादों में रहता था, कभी न कुछ मैं कहता था, तेरे खातिर रोया हूँ, रातों को मैं ना सोया हूँ, तेरी यादों में रहता था, कभी ना कुछ मैं कहता था, मुझको झूठा कहने वाली अपना बतलाओ, कि मुझको झूठा कहने वाली अपना बतलाओ, क्या अब भी उतनी सच्ची हो, एक बात बताता हूँ मैं तुमको, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। भाई अविनाश,
तुमने जो प्रेम के प्रसंग सुनाए, और मैं तो यही कहूँगा कि तुमने एक तरफा बात की, जहाँ तुमने पुरुष या प्रेमी, देखो प्रेमी सच्चा है मैं मानता हूँ, लेकिन जब वह प्रेमी तुम्हारी कविता के माध्यम से कई प्रेमिकाओं को सफाई देता है तो कहाँ तक सच्चा है वह प्रेम? चाहे देश से हो, चाहे माता पिता से हो, या अपने जीवन साथी से हो, वह प्रेम की भावना ही हमको सम्मान और संस्कार से बंधना सिखाती है। तो इस प्रेम की भावना को जब एक युवक कभी भी देश के साथ में करता है तो पहले तो वह क्रांतिकारी हुआ करते थे, आज वह देश के सिपाही हुआ करते हैं। एक ऐसा ही नवयुवक कवि जो देश की सेवा करने के लिए तैयार है। अब से कुछ ही दिनों के बाद में वह भारतीय सेना के साथ में जुड़ करके देश की सेवा करेगा। आइए आमंत्रित करते हैं विकास शर्मा को, जो कि गाजियाबाद से हमारे बीच में आया हुआ है। आप सबकी जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सर ने बताया, मेरी पंक्तियाँ देश के लिए हैं। लोग देश के लिए कई बार बहुत कुछ लिखते हैं, पर हम अपने देश के सौंदर्य वर्णन कभी कुछ पंक्तियों में नहीं कर पाते। उसके लिए 4 पंक्तियाँ बताता हूँ। जिस देश की शान तिरंगा हो, जिस देश की शान तिरंगा हो, जहाँ बहती प्रेम की धारा हो, जहाँ स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नज़ारा हो, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती संगम की बहती धारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। हमारे देश की बात होती है जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि अनेकता में एकता कहाँ आती है। इस समय देश में चुनाव का माहौल है, परंतु इसके बाद भी एकजुट होकर जो हम त्यौहार मना रहे हैं, एकजुट होकर हम जो हर पर्व का, चाहे वो संवैधानिक पर्व हो या फिर वो पारिवारिक पर्व हो, उसका उल्लास उठा रहे हैं। उसके लिए जिस देश की वायु में बहता एकता और भाईचारा हो, जिस देश की वायु में बहता एकता और भाईचारा हो, जिसे एक नहीं 100 वीरों की बलिदानों से सवारा हो। पंक्तियां ज्ञापित करता हूं। जिस देश की वायु में बहता एकता और भाईचारा हो, जिस देश की वायु में बहता एकता और भाईचारा हो, जिनके भावों में बहता हरदम देश प्रेम का नारा हो, जिस मुल्क की नजर को संतों ने अपने आशीष से वारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। बहुत सुंदर। कई बार संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हम कई बार सुनते हैं धरती किसकी है। ये धरती उसकी है जो रोज सुबह उठकर कार्य के लिए जाता है, अध्यापिका की है, ये एक माँ की है, या फिर एक कार्यकारिणी वाले नेता की है। ये धरती उस सैनिक की है जो कि सीमा पर है। तो उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। पंक्तियां ज्ञापित कीजिएगा। एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, जहां जाता वीर हमारा हो, सीने पर गोली खा से ऐसा राज दुलारा हो। एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, जहां जाता वीर हमारा हो, सीने पर गोली खा से ऐसा राज दुलारा हो, जिसे एक नहीं 100 वीरों के, जिसे एक नहीं 100 वीरों के बलिदानों से सवारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। हमारे देश में संवैधानिक पर्व आते हैं, गणतंत्र पर्व आते हैं, तो उसी पे मैंने लिखा था, जहां संस्कृति के एक सूत्र में बनता, जहां संस्कृति के सम्मान में बहता, जहां संस्कृति के सम्मान में बहता एक उत्तम विचारधारा हो। विचारधारा है एकता की, परिवारवाद की, जो कि शायद हम विदेशों में ना देख पाएं, जो सिर्फ आपको भारत में मिलेगी। जहां संस्कृति के सम्मान में बहती एक सुंदर विचारधारा हो, बस एक ख्वाहिश है इसी मुल्क में पुनर्जन्म हमारा हो, संविधान के एक सूत्र में बनता, जहां पर मुल्क ये सारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। एक परितोष है, एक पंक्ति है कि ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक जाएगा, परंतु ये जनता, ये देश उसी को मानेगा जो इसके देश के चरणों में शीश झुकाएगा। इसी के लिए एक पंक्ति याद आती है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब उन्होंने कहा था ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
बहुत ही शानदार विकास। जब तुम अपनी जिम्मेदारी भरे पद की ओर आगे बढ़ रहे हो तब ऐसी भावनाएं जिसमें संस्कृति भी है, जिसमें संस्कार भी हैं, जिसमें प्यार भी है और जिसमें दुलार भी है, मैं समझता हूँ कि अगर प्रत्येक बालक या बालिका इन 4 गुणों से संपन्न होंगे तो भारत की एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति की अक्षुण्णता कभी समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आइए चलते हैं, आइए अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री को आमंत्रित करते हैं जो आज चलने वाले इस लोकतंत्र के पर्व के लिए लोगों को मतदान करने के लिए, और मतदान ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए, सही चुनाव का मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करती हुई एक कविता लेकर के आई हुई है। आइए उनका स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सतमौला कवियों की चौपाल का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मुझे काव्य पाठ का सुअवसर प्रदान किया। यूँ तो सर्वविदित है, हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो हमारे लिए गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है। लेकिन मेरी खुशी तब मायूसी में तब्दील हो जाती है जब मेरी नज़रें मतदान प्रतिशत पर पड़ती हैं। आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी घर में बैठकर ये सोचती है हमारे एक वोट से क्या होगा, हम क्यों करें अब मतदान। तो अगर दुर्भाग्यवश हमारी सत्ता अगर किसी अकर्मण्य व्यक्ति के हाथ में चली गई तो यही एक दिन की सज़ा में बदल जाती है। तो मेरा मानना है कि हम सभी को मतदान करना चाहिए, चाहे आपको अपना मतदान कितना भी अप्रभावी क्यों न लगे, मगर उसका प्रयोग जरूर कीजिए। हम सौभाग्यशाली हैं जो मतदान का अधिकार हमारे पास है। बहुत सुंदर। 1947 से पूर्व हम सभी राजाओं के अधीन थे। बाद में संविधान आया, संविधान ने हमें मतदान का अधिकार दिया और यही अधिकार आपातकाल के समय हमसे छीन लिया गया था। 1977 में देश की जनता ने यदि तत्कालीन सरकार को धूल नहीं चटवाई होती तो आज हमारे पास मताधिकार भी नहीं होता। आज हम आज़ाद हैं, अपनी आज़ादी के रक्षार्थ मतदान कीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है मतदान कीजिए। प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा, प्रजा का प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा संचालित प्रजातंत्र में अवसर यूं ही न बर्बाद कीजिए, अपने कर्तव्य का प्रमाण दीजिए, बेशकीमती मत से योगदान दीजिए, मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। बात जब भी चुनाव की होती है हम सभी प्रश्न नेताओं पर उठाते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं देश के तमाम नागरिकों से प्रश्न करना चाहती हूँ। वैसे तो मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। और यदि हम अपने नैतिक कर्तव्य का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं कर पाते तो किसी अन्य से क्या अपेक्षा रखें। यदि हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं रहें तो हमारे बुरे दिन का जिम्मेदार कौन होगा। अतएव मतदान कीजिए। चुनावी समर में अपने ताकत की पहचान कीजिए। चुनावी समर में अपने ताकत की पहचान कीजिए, अधिकारों का प्रयोग कीजिए। मतदान रूपी अस्त्र से प्रहार कीजिए, मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। वैसे तो हम सभी अवगत हैं मतदान क्या है, लेकिन मैंने इसे अपने शब्दों में बताने की चेष्टा की है। लोकतंत्र का आधार है हमारा मतदान। लोकतंत्र का आधार है हमारा मतदान। अकर्मण्य, अराजक, अस्थिर सरकार के खिलाफ, अकर्मण्य, अराजक, अस्थिर सरकार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है हमारा मतदान। सुशासन, स्थिरता लाने का रामबाण है हमारा मतदान। परिवर्तन का कारक है हमारा मतदान। खुशियों का, आज़ादी का बुनियाद है हमारा मतदान। अतएव मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए।
अब प्रश्न उठता है मतदान करें तो क्यों करें। कर्तव्य का ज्ञान है, कर्तव्य का ज्ञान है, अधिकार का भान है। कर्तव्य का ज्ञान है, अधिकार का भान है, तानाशाही अस्वीकार है, तानाशाही अस्वीकार है, लोकतंत्र में विश्वास है, देश से प्यार है, देश से प्यार है। तो मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। अंतिम पंक्तियाँ मैंने उनके लिए लिखी है जो थोड़े दुविधा में होते हैं, क्या करें क्या ना करें। हम तो इस जाति विशेष से आते हैं तो हम इसी को वोट करेंगे। कभी कभी वे भ्रामक आश्वासन में भी फंस जाते हैं। तो झूठे आश्वासन से, झूठे आश्वासन से, सस्ते प्रलोभन से, झूठे आश्वासन से, सस्ते प्रलोभन से स्वयं को आज़ाद कीजिए। जातीय समीकरण बिसरा, जातीय समीकरण बिसरा, कार्य व चरित्र पर विचार कीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता, बूंद बूंद से घड़ा भरता, इस तथ्य को आत्मसात कीजिए। अपने एक वोट के कीमत की, अपने एक वोट के कीमत की पहचान कीजिए। निज हित तज कर, निज हित तज कर, जनहित राष्ट्रहित में मतदान कीजिए। मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए। लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में मत का दान कीजिए। मत चूकिए, मत भूलिए, मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही शानदार कविता के माध्यम से आपने अपील की हुई है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट के रूप में हमारे बीच में जुड़ रही हैं बहुत ही संजीदगी के साथ कविता को प्रस्तुत करने वाली ज्योति महाधुले नागपुर से। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं ज्योति महाधुले नागपुर महाराष्ट्र से आपके लिए एक कविता पेश करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे, ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे। कभी राम से कहेंगे, कभी शाम से कहेंगे, कभी राम से कहेंगे, कभी शाम से कहेंगे। शाम तेरी मुरली के धुन पर हम गाएंगे, शाम तेरे मुरली के धुन पर हम गाएंगे। कि राम तेरे धनुष्य का तीर हम चलाएंगे, कि राम तेरे धनुष्य का तीर हम चलाएंगे। ना राधा होंगे ना मीरा होंगे, ना राधा होंगे ना मीरा होंगे। हम ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे, हम ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे। भोली सूरत से टकराने वाले सुन लो, भोली सूरत से टकराने वाले सुन लो। मन के भीतर एक ज्वाला दहकती है, मन के भीतर एक ज्वाला दहकती है। किसी से ना हम हारेंगे, किसी से ना हम हारेंगे। रावण राज को तोड़ेंगे, रावण राज को तोड़ेंगे। राम जैसे हम भी दुष्टों का संहार करेंगे, राम जैसे हम भी दुष्टों का संहार करेंगे। फिर ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे, फिर ज्वालामाई का रूप धारण करेंगे। मधुरता की मिठास जो देंगे तो, मधुरता की मिठास जो देंगे तो, मधुरता से अन्याय को चीर डालेंगे, मधुरता से अन्याय को चीर डालेंगे। फिर उजाला जग में करेंगे, फिर उजाला जग में करेंगे। कि कृष्ण के पग पग सारथी बनेंगे, कि कृष्ण के पग पग सारथी बनेंगे। ना छलेंगे ना छल सहन करेंगे, ना छलेंगे ना छल सहन करेंगे। फिर सावन की बरसात होके बरसेंगे, फिर सावन की बरसात होके बरसेंगे। कि फिर प्यार की नैया पर सवार होंगे, कि फिर प्यार की नैया पर सवार होंगे। कि ज्वालामाई का रूप हम धारण करेंगे, कि ज्वालामाई का रूप हम धारण करेंगे। धन्यवाद। जो सतमोला कवियों की चौपाल आज इतना आगे वट वृक्ष बन चुका है आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण, उसके जड़ में हैं वो हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के एमडी भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं,
तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है। 20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में आप हमारे साथ नित्य प्रत्येक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर। आप हमसे संपर्क करें। जिन कवि जो हमारे पुराने सदस्यों को जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।